नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे। बताइए किसके ऊपर चर्चा करेंगे? राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व है उन पर अपन चर्चा करेंगे और यहां से एक प्रश्न बनता है, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन कौन से व्यक्तित्व ऐतिहासिक है उनके बारे में अपने को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अर्थ ही क्या है? इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इतिहास में प्रसिद्ध तो कई वे हैं, महाराणा प्रताप भी वे हैं, लेकिन वो अपन इतिहास में पढ़ते हैं शासक जितने भी आते हैं वो शासक है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अर्थ होता है, आप यूं दूसरी भाषा में कह सकते हो कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से यहां पर तात्पर्य है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या रियासती समय में अपने रियासत के राजाओं के विरुद्ध आवाज उठा करके प्रजा को न्याय दिलाने का प्रयत्न किया। ऐसे जितने भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व कुछ 10-12 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी, वैसे इतिहास में कई व्यक्ति प्रसिद्ध हैं लेकिन उनके बारे में अपने को ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। जो व्यक्तित्व अपन पढ़ेंगे वो मैं आपके सामने सबसे पहले लिख देता हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1 पर सागरमल गोपा। बताओ नंबर 1 पर कौन से गोपा पढ़ेंगे? सागरमल गोपा। नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे केसरी सिंह बारट। जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उसमें अपने प्रश्न कहां से बनते हैं और किस किस से अपने को पढ़ना है? केसरी सिंह बारट। नंबर 3 पर जोरावर सिंह बारट। बताओ नंबर 3 पर कौन से बारट है? जोरावर सिंह बारट। नंबर 4 पर अपन इसमें पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारट। नंबर 4 पर बताओ क्या पढ़ेंगे? प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट के अलावा मित्रों नंबर 6 पर अपन बताओ क्या पढ़ेंगे? नंबर 5 पर अपन पढ़ेंगे जय नारायण व्यास। बताओ नंबर 6 पर किसके बारे में पढ़ेंगे? जय नारायण व्यास जी के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों नंबर 7 पर अपन पढ़ेंगे हीरालाल शास्त्री के। नंबर 6 पर अपन पढ़ेंगे हीरालाल शास्त्री के बारे में। बताओ किसके बारे में? हीरालाल शास्त्री के बारे में। नंबर 8 पर अपन पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी के बारे में। बताओ किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी के अलावा मित्रों नंबर 9 के ऊपर अपन इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। हीरालाल शास्त्री हो गए। जमुना लाल बजाज के ऊपर। बताओ किसके ऊपर चर्चा करेंगे? जमुना लाल बजाज के ऊपर चर्चा करेंगे। जमुना लाल बजाज के अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा नंबर 10 पर अपन चर्चा करेंगे हरिभाऊ उपाध्याय के ऊपर। बताओ किस पर चर्चा करेंगे? हरिभाऊ उपाध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 11 पर मित्रों गोविंद गिरी के ऊपर चर्चा करेंगे। बताओ किस पर चर्चा करेंगे? गोविंद गिरी के ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 12 पर मित्रों अपन चर्चा करेंगे भोगीलाल पांड्या मोतीलाल तेजावत के ऊपर। बताओ किसके ऊपर चर्चा करेंगे? मोतीलाल तेजावत के ऊपर। और नंबर 13 पर अपन मित्रों चर्चा करेंगे गोकुल भाई भट्ट के ऊपर। बताओ किस पर चर्चा करेंगे? गोकुल भाई भट्ट। ये जो 12-13 प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं इन व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। छोटे मोटे और भी व्यक्तित्वों को साथ के साथ एक एक लाइन के कुछ व्यक्ति है जिनके बारे में सीधा प्रश्न बनता है, जैसे रामनारायण चौधरी हो गए, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी हो गए, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। छोटे मोटे व्यक्तित्व, लेकिन जो मोटे रूप से प्रश्न बनता है इन्हीं 12-13 व्यक्तित्वों में से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन करके आता है और इन्हीं व्यक्तित्व के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल सेठी, जमुना लाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, गोकुलाल, इसके अलावा एक आध माणिक्यलाल वर्मा वगैरह, इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन 13 व्यक्तित्वों का अपने को सबसे प्रमुख ध्यान में रखना है। तो ये अपना अध्याय जो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसकी अपन विधिवत शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नंबर 1 से क्रम से इसी क्रम में पढ़ेंगे। नंबर 1 पर अपन आज शुरुआत करते हैं सागरमल गोपा से। बताओ ऐतिहासिक व्यक्तित्व में नंबर 1 का जो नाम है सबसे पहले उस व्यक्तित्व का नाम बताओ क्या है? सागरमल गोपा। मित्रों सागरमल गोपा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो प्रत्येक व्यक्तित्व के जीवन में हजारों बातें होती है, लेकिन अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न क्या आते हैं उन्हीं पर अपन चर्चा करते हैं। सागरमल गोपा
इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। 3 नवंबर 1900 ईस्वी को बताओ कहां पर होता है? जैसलमेर में इनका बताओ क्या होता है? जन्म होता है। सागरमल गोपा का जन्म होता है 3 नवंबर 1900 को। प्रत्येक क्रांतिकारी का जन्म तिथि याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, जन्म तिथियों से आज तक कभी क्रांतिकारियों से प्रश्न बना नहीं है, व्यक्तित्वों से जन्म स्थान का जरूर बन जाता है कि सागरमल गोपा का संबंध किस स्थान से है, बारठ जी का संबंध किस स्थान से, तो जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा। 3 नवंबर 1900 ईस्वी को इनका जन्म होता है जैसलमेर में। मित्रों, गोपा जी के जो पिता है, पिताजी का नाम था अखेराज गोपा। बताओ इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था अखेराज गोपा और इनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बताओ गोपा जी का जो जन्म होता है वो जन्म बताओ कौन से परिवार में होता है? ब्राह्मण परिवार में होता है। सबसे पहला बिंदु यही। मित्रों, गोपा जी के बारे में अगला ध्यान रखना, गोपा जी को किस उपनाम से जाना जाता है? गोपा जी को कहा जाता है मित्रों थार केसरी। बताओ गोपा जी को क्या कहा जाता है? गोपा जी को कहा जाता है थार केसरी। अगला बिंदु इनके बारे में ध्यान रखना, इनका उपनाम है थार केसरी। और सागरमल गोपा जो है इनके समकालीन जैसलमेर के शासक, इनके समकालीन जैसलमेर के शासक कौन थे? तो यह भी ध्यान रखना, इनके समकालीन जैसलमेर शासक जो थे उनका नाम था जवाहर सिंह। इनके समकालीन जो जैसलमेर के शासक है इनका नाम बताओ कौन सा सिंह है? जवाहर सिंह है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये जवाहर सिंह जो है इनके दरबार में बताओ, इनके दरबार में कौन रहते थे? अखेराज गोपा रहते थे। इनके दरबार में कौन रहते थे? अखेराज गोपा, जो कि बताओ किसके अपने है? सागरमल गोपा के पिताजी जो है वो अखेराज जी गोपा इन्हीं के दरबार में रहते थे। ये कुछ साधारण सी जानकारियां जो है अपने को किसके बारे में पता होनी चाहिए? सागरमल गोपा के बारे में मित्रों पता होनी चाहिए। इनका जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान के अलावा मित्रों इनके पिताजी का नाम, पिताजी के अलावा इनके अपने उपनाम कौन कौन से हैं, ये सारी बातें अगर गोपा जी के बारे में आपको याद है तो उसके बाद गोपा जी के जीवन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं गोपा जी को समझने के लिए। देखना, गोपा जी जो है, गोपा जी सागरमल गोपा, ये रहे अपने गोपा। एक तरफ है सागरमल गोपा, एक तरफ है इनके पिता अखेराज गोपा और एक तरफ है जवाहर सिंह। एक तरफ है जैसलमेर के शासक और जैसलमेर के शासक का नाम है बताओ कौन सा सिंह है? जवाहर सिंह। मित्रों, सागरमल गोपा शुरुआत से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, गरम दल के नेताओं का समर्थन करते थे और गोपा जी जो है इस जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरोध में, जवाहर सिंह जैसलमेर की प्रजा के ऊपर बड़ा शोषण करता था, इनके अत्याचारों के विरोध में गोपा जी जो है लोगों में जन जागृति फैलाते और एक पुस्तक निकाली। उस पुस्तक का नाम था गुंडा राज जैसलमेर। बताओ, एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? गुंडा राज जैसलमेर। सागरमल गोपा के द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या लिखा इन्होंने? जितने भी जुल्म जो है स्थानीय शासक जवाहर सिंह के द्वारा जैसलमेर की प्रजा पर किए जा रहे थे उनका पूरा ब्यौरा इसमें लिखा। अब बताओ, आम लोगों तक जब जैसलमेर के कृत्यों की जानकारी होगी तो जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह बड़ा नाराज हो जाता है। जवाहर सिंह बड़ा नाराज होता है और सागरमल गोपा के साथ में मित्रों दुश्मनी की गांठ बांध लेता है। लेकिन गोपा जी के पिता अखेराज जी जवाहर सिंह के दरबार में होने के कारण जवाहर सिंह गोपा के ऊपर ज्यादा कठोर कार्यवाही नहीं करता है। जवाहर सिंह गोपा के ऊपर कठोर कार्यवाही की तैयारी कर रहा था, लेकिन इनके पिता के कारण ये गोपा जी के ऊपर मित्रों कठोर कार्यवाही नहीं कर पाता। लेकिन मित्रों 1941 ईस्वी में ध्यान रखिएगा,
अखेराज गोपा का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। 1941 ईस्वी में जब अखेराज गोपा का निधन होता है तो सागरमल गोपा इनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करके 25 मई 1941 के दिन वापस जैसलमेर लौटते हैं। बताओ कौन सी तिथि को लौटते हैं? 25 मई 1941 को वापस जैसलमेर लौटते हैं। और अब जैसलमेर लौटते ही ये जवाहर सिंह गोपा जी के ऊपर शिकंजा कस देता है। सागरमल गोपा पर शिकंजा कस देता है क्योंकि अब इनके पिता का निधन हो चुका है। निधन होने के पश्चात ये 25 मई 1941 को मित्रों सागरमल गोपा के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर, यानी राज्य के विरोध में कार्य करने का मुकदमा दर्ज करके 25 मई 1941 को सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके इनको बताओ जैसलमेर जेल में क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। अब गोपा जी जेल में रहते हुए भी इनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता है। ये लगातार मित्रों जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध में आवाज उठाता रहता है। और जेल में रहते हुए भी इन्होंने 2 पुस्तकें लिख दी। एक का नाम था आजादी के दीवाने और एक पुस्तक का नाम था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक पुस्तक का नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी। और आजादी के दीवाने पुस्तक की सहायता से जैसलमेर के लोगों में क्रांति की भावना सागरमल गोपा फूंक रहा है और जवाहर सिंह के विरोध में एक अलग से फौज तैयार कर रहा है। जवाहर सिंह के कृत्यों की आवाज बुलंद तरीके से गोपा जेल में रहते हुए भी उठा रहा था। सागरमल गोपा के इस कृत्य से जवाहर सिंह और अत्यधिक क्रूर हो जाता है, अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। और यहां के थानेदार का नाम है गुमान सिंह। बताओ थानेदार का नाम क्या है? गुमान सिंह। और गुमान सिंह से साठ गांठ करके मित्रों 4 अप्रैल 1946 ईस्वी के दिन, बताओ कौन सी तिथि के दिन है? 4 अप्रैल 1946 ईस्वी के दिन सागरमल गोपा के ऊपर केरोसिन डाल करके इस थानेदार गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया। इतने महान क्रांतिकारी को जैसलमेर जेल में मित्रों केरोसिन डाल करके जिंदा जला दिया जाता है। जब सागरमल गोपा की मृत्यु की खबर बाहर फैलती है तो मित्रों क्रांतिकारी उग्र हो जाते हैं, और जहां मौत की कारण का पता लगाते हैं कि मौत किस कारण हुई, तो जेल प्रशासन व स्थानीय थानेदार गुमान सिंह ने रिपोर्ट बनाई कि सागरमल गोपा ने सुसाइड कर लिया है, सागरमल गोपा ने आत्महत्या कर ली है। यह बात क्रांतिकारियों के गले हजम नहीं हो रही थी। क्रांतिकारियों ने, जैसलमेर की प्रजा ने कहा कि इतना महान पुरुष, इतना वीर पुरुष इतनी साधारण यातनाओं से सुसाइड तो नहीं कर सकता, आत्महत्या तो नहीं कर सकता। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। क्रांतिकारी व जैसलमेर की प्रजा के आगे स्थानीय सरकार को झुकना पड़ता है और सागरमल गोपा के इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम था मित्रों गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। बताओ उस आयोग का नाम क्या था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। और यह गोपाल स्वरूप पाठक आयोग सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त होता है। लेकिन यह आयोग भी थानेदार गुमान सिंह व जवाहर सिंह से करीबियां रखता था। इस कारण गुमान सिंह और जवाहर सिंह के दबाव में इस आयोग ने भी इस हत्याकांड के मुकदमे को आत्महत्या करार दिया। इस आयोग ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में यह कहा कि सागरमल गोपा जो है उनकी हत्या नहीं हुई है, उन्होंने तो सुसाइड किया है। और इस जांच रिपोर्ट के बाद में सागरमल गोपा जी की क्या हो जाती है? सागरमल गोपा जी की फाइल बंद हो जाती है। ऐसे महान क्रांतिकारी अपने कौन से गोपा है? सागरमल गोपा। ये कुछ तथ्य और 2-3 फैक्ट और लिखेंगे, वो आपको याद होने चाहिए। यहां पर अपने सागरमल गोपा जी की जीवनी पूरी होती है। तो आशा करता हूं कि गोपा जी की जीवनी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में याद हो जाएगी। दोबारा से सुन लो। सागरमल गोपा का जन्म होता है 3 नवंबर 1900 को ब्राह्मण परिवार जैसलमेर में। गोपा जी को थार केसरी कहा जाता है। गोपा जी के पिता का नाम अखेराज गोपा था, जो जवाहर सिंह के दरबार में रहते थे, जैसलमेर शासक के। सागरमल गोपा जवाहर सिंह के द्वारा जो भी जनता पर अत्याचार किए जाते थे, उन जनता पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाता और एक पुस्तक लिखता है गुंडा राज जैसलमेर। लेकिन सागरमल गोपा से
इस पुस्तक के कारण जवाहर सिंह बड़ा क्रोधित हो जाता है, लेकिन गोपा पर कार्यवाही नहीं कर पाता है क्योंकि सागरमल गोपा के पिता अखेराज गोपा जवाहर सिंह के दरबार में ही थे। 1941 में सागरमल गोपा के पिता की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के पश्चात गोपा जी अपने पिता की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करके 25 मई के दिन वापस जैसलमेर लौटते हैं और जैसलमेर लौटते ही पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए जवाहर सिंह इन्हें कैद करके जेल में डाल देता है, जहां पर थानेदार गुमान सिंह इन्हें जिंदा जला देता है एवं केस बनता है आत्महत्या का। इस हत्याकांड था, लेकिन इस केस बनता है आत्महत्या का और इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग और इस आयोग ने भी सागरमल गोपा के इस हत्याकांड को आत्महत्या ठहरा दिया था। ये कुछ बातें सागरमल गोपा जी के बारे में अपने को याद होनी चाहिए। अब इनको मैं पंक्तिबद्ध कर देता हूं सागरमल गोपा जी को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहां पर लिख सकता हूं, जैसलमेर शासक जवाहर सिंह, जैसलमेर शासक जवाहर सिंह, जवाहर सिंह ने जैसलमेर रियासत में, जवाहर सिंह ने अपने राज्य में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगा रखी थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगा रखी थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर बताओ क्या लगा रखी थी? रोक लगा रखी थी। नेक्स्ट, अगला बिंदु, रोक के बावजूद सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्व हितकारिणी वाचनालय की यानी एक लाइब्रेरी की स्थापना की। नेक्स्ट, जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरोध में, जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरोध में, अत्याचारों के विरोध में गुंडा राज जैसलमेर पुस्तक लिखी। गुंडा राज जैसलमेर, पूरा एक साथ लिख देता हूं मैं। अत्याचारों के विरोध में गुंडा राज जैसलमेर पुस्तक लिखी। गुंडा राज जैसलमेर पुस्तकें लिखी। बताओ, अब ये जो गोपा जी है ये जवाहर सिंह के विरोध में कार्य कर रहे हैं। भाई जवाहर सिंह ने कहा कि जैसलमेर में कोई भी पत्र पत्रिका ना तो पढ़ेगा ना छपेगी, लेकिन इसका विरोध करते हुए सागरमल गोपा ने जैसलमेर की प्रजा में जागरूकता लाने के लिए एक सर्व हितकारिणी वाचनालय यानी एक लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां पर कोई भी आकर के पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकता है। उसकी स्थापना भी गोपा जी ने की थी। एवं इन्हीं का विरोध करते हुए इन्हीं के किए गए कृत्यों के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुंडा राज जैसलमेर, जिसको भी पूरे जैसलमेर की प्रजा में बंटवाया गया था। इस बात से जवाहर सिंह बड़े क्रोधित हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसने कहा कि कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ेगा ही नहीं और ये लाइब्रेरी बना रहा है और एक पुस्तक छाप रहा है जो सबको पढ़ने के लिए दे रहा है। तो जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह बताओ क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। नाराज होकर के ध्यान रखना, अखेराज गोपा की मृत्यु के पश्चात, अखेराज गोपा की मृत्यु के पश्चात, अखेराज गोपा की मृत्यु के पश्चात 25 मई 1941, 25 मई 1941 ईस्वी को सागरमल गोपा को गिरफ्तार किया गया। सागरमल
गोपा को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर जेल में कैद। बताओ, गिरफ्तार कर कहां पर कैद किया गया? जेल में कैद किया गया। क्यों? जवाहर सिंह का विरोध कर रहा है, इसलिए इनके पिता की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद ये अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करके वापस जैसलमेर लौटे, और लौटते ही इन्हें बताओ क्या कर दिया गया? गिरफ्तार करके जेल में क्या कर दिया गया? कैद किया गया। अगला बिंदु, जेल में रहते हुए आजादी के दीवाने पुस्तक लिखी, आजादी के दीवाने पुस्तक लिखी। बताओ, जेल में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी? आजादी के दीवाने पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सागरमल गोपा के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। और एक अन्य पुस्तक, इन्हीं की एक अन्य पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, और अन्य पुस्तक का नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। बताओ, किसका मुकदमा? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा एक इन्हीं की अन्य पुस्तक का नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को थानेदार गुमान सिंह के द्वारा, थानेदार गुमान सिंह द्वारा गोपा जी को जिंदा जलाया गया। यानी जेल में गोपा जी के ऊपर क्रूर अत्याचार करते हुए केरोसिन डाल करके इन्हें क्या जला दिया जाता है? जिंदा जला दिया जाता है। किसके द्वारा? थानेदार का नाम बताओ कौन सा सिंह है? थानेदार का नाम है गुमान सिंह। इनके द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। और अब इस हत्याकांड का, क्योंकि यह हत्या है, सरासर हत्या है, इस हत्याकांड की जांच के लिए बताओ क्या किया जाता है? यहां पर लिख सकते हैं, इस हत्याकांड की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने इस घटना को आत्महत्या बताया। इस घटना को आत्महत्या बताया। बताओ, इस घटना को क्या बताया? आत्महत्या बताया। यानी इस आयोग ने, कौन से आयोग ने? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने कहा कि नहीं, ये तो आत्महत्या ही है। यानी आयोग ने भी अपनी जांच रिपोर्ट ठीक से प्रस्तुत नहीं की। तो 4 अप्रैल 1946 को गोपा जी का अंतिम दिन था, और गोपा जी भारत मां की रक्षा, सपूत, वीर सपूत राजस्थान की भूमि के शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अपने प्रमुख क्रांतिकारी कौन है? सागरमले गोपा। तो ये थी गोपा जी की जीवनी, जो आपको याद हो जानी चाहिए। कुछ बातें इनके बारे में और ध्यान रखनी है। एक तो 1921 गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन की रूपरेखा, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन की रूपरेखा में शामिल, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा में शामिल, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 1986 में गोपा जी के सम्मान में डाक टिकट जारी। 1986 में सागरमल गोपा के सम्मान में
डाक टिकट जारी। बताओ क्या जारी होता है? डाक टिकटें जारी होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगला बिंदु क्या याद रखना है? अगला बिंदु याद रखना है मित्रों, 1986 के पश्चात सागरमल गोपा के सम्मान में, सागरमल गोपा के सम्मान में, सागरमल गोपा के सम्मान में इंदिरा गांधी नहर की एक कैनाल का नाम रखा गया। इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट या एक कैनाल का नाम रखा गया, सागरमल गोपा कैनाल, एक कैनाल का नाम रखा गया। बस इतना सा अगर आपको गोपा जी के बारे में जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा प्रश्न आ जाए किस क्रांतिकारी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर की एक कैनाल का नाम है, तो वो सागरमल गोपा के नाम पर इंदिरा गांधी की एक कैनाल का नाम है। इनके सम्मान में डाक टिकट कब जारी हुआ? 1986 में हुआ। असहयोग आंदोलन में किस जैसलमेर के क्रांतिकारी ने भाग लिया? सागरमल गोपा ने लिया था। गोपा जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? गुंडाराज, जैसलमेर, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। गिरफ्तार कब किया गया? 5 मई 1941 को। किसने जिंदा जलाया? थानेदार गुमान सिंह ने। इस हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। इस आयोग ने क्या बताया? इस हत्याकांड को आत्महत्या बताया। गोपा जी को जेल में क्यों कैद किया गया? जवाहर सिंह के विरुद्ध अत्याचारों की आवाज उठाई और जवाहर सिंह ने जो पत्र पत्रिकाओं पर बैन लगा रखी थी उनके विरोध में इन्होंने एक सर्व हितकारिणी वाचनालय बनाया, लाइब्रेरी बनाई, जिसमें युवक आकर के पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्रांति की लहर जगा रहे थे। इस कारण जवाहर सिंह द्वेषता रखते हुए इनके पिता अखीराज जी की मृत्यु के उपरांत 25 मई के दिन इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। गोपा जी का संबंध किस परिवार से है? ब्राह्मण परिवार से है। इन्हें थार केसरी कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व अपने बताओ कौन है? सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा सबको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मित्रों, सागरमल गोपा के पश्चात अगले जिस अपन व्यक्तित्व पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नाम है केसरी सिंह बारट। बताओ उनका नाम कौन सा बारट है? केसरी सिंह। मैं पहले तीनों को एक साथ ही समझा देता हूं। मित्रों 3 बारट है। एक का नाम है केसरी सिंह बारट। बताओ एक का नाम कौन सा बारट है? केसरी सिंह बारट। एक का नाम है मित्रों अपने जोरावर सिंह बारट। इन्हीं के भाई थे जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट। बताओ इन्हीं का भाई था जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट। और इनके केसरी सिंह जी के पुत्र थे जिनका नाम था प्रताप सिंह बारट। जिनका नाम बताओ कौन सा बारट है? प्रताप सिंह। जन्म वगैरह तो अपन लिख ही लेंगे। 21 नवंबर 1873 को इनका जन्म होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। पास में गांव पड़ता है देवपुरा। उस देवपुरा गांव का वर्तमान नाम मित्रों बारट जी का खेड़ा कर दिया गया है। वो बातें अपन लिख लेंगे जब अभी विस्तार से एक एक लिखेंगे। एक बार समझते हैं मित्रों, केसरी सिंह और जोरावर सिंह दोनों भाई है, जबकि केसरी सिंह का पुत्र बताओ कौन सा बारट है? प्रताप सिंह। ये बारट परिवार के तीनों लोग मित्रों रास बिहारी बोस ने, अगर राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान के किस पूरे परिवार ने आजादी के लिए शहादत दी थी, यानी पूरे परिवार ने, महिलाओं सहित इन्होंने, इस परिवार ने, बारट परिवार ने मित्रों अपने कुर्बानी दी थी। इस कारण आज भी बारट परिवार का नाम पूरे इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता। और बारट परिवार के सम्मान में इनका जो जन्म गांव था जिसका नाम था देवपुरा गांव, शाहपुरा तहसील जिला भीलवाड़ा में पड़ता, उस देवपुरा गांव का नाम बदल करके बारट जी का खेड़ा कर दिया गया है। यानी पूरे परिवार ने इन्होंने मित्रों आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। इस कारण रास बिहारी बोस ने भी ये लाइन कही थी कि बारट परिवार ने, संपूर्ण बारट परिवार ने भारत मां को इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति करवाने के लिए, आजादी मुक्ति दिलाने के लिए कुर्बानी दी है। तो ये परिवार था बारट परिवार। मित्रों बारट परिवार में क्या क्या होता है देखना। केसरी सिंह बारट के काल की घटना मैं आपको बताता हूं। केसरी सिंह बारट, इनका जो शिक्षा दीक्षा होती है शाहपुरा में होती है। शाहपुरा के बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए ये उदयपुर जाते हैं। राधा कृष्ण जी की देखरेख में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। आगे जाकर के केसरी सिंह बारट जो है 1902 से 1907 ईस्वी तक मित्रों ध्यान रखना, ये कोटा में अपने एथिनोग्राफ के पद पर कार्य करते हैं। यानी जो मानव विज्ञान है उस मानव विज्ञान के ये जानकार थे और इस एथिनोग्राफ के पद पर कार्य करते हैं 1902 से 7 तक।
मित्रों 1902 से 1907 के पश्चात ये 1910 ईस्वी में एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम था वीर भारत सभा। बताओ, एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन का नाम क्या था? वीर भारत सभा। 1910 में ये वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। वीर भारत सभा क्या है? क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्रांतिकारियों को एक चेन है जिसमें जो भी क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति करते हैं वो सारे के सारे क्रांतिकारी इस संगठन से जुड़े हुए थे, यानी गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन वीर भारत सभा, जिसकी स्थापना 1910 में किसके द्वारा की जाती है? केसरी सिंह बारट के द्वारा। एक है वीर भारत समाज, जिसकी स्थापना 1912 में मित्रों विजय सिंह पत्ती के द्वारा की जाती है, वो अलग है, उसको भी लिख लेंगे। 1910 में मित्रों 1912 ईस्वी में ध्यान रखना, एक संत था अपने मेवाड़ का जिसका नाम था प्यारेलाल। संत महंत प्यारेलाल हत्याकांड हो जाता है। प्यारेलाल में इनके सहयोगी हीरालाल, इसके अलावा इंदुमल जोरी, 4-5 ये साथी थे। इन्होंने रुपए प्राप्त करने के लिए, एक महंत था प्यारेलाल, इस प्यारेलाल की गलती से हत्या हो जाती है। और इस महंत प्यारेलाल का जो घटनाक्रम होता है, महंत प्यारेलाल की हत्या होती है, ये बताओ कौन सी ईस्वी में होती है? 1912 ईस्वी में होती है। और इस हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को अपने क्या बनाया जाता है? आरोपी बनाया जाता है। और 1914 में इन्हें मित्रों सजा सुना दी जाती है और इन्हें 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया जाता है। बताओ इन्हें कितने वर्ष का कठोर कारावास सुनाया जाता है? 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया जाता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक एवं रास बिहारी बोस के संपर्क में होने के कारण ये 5 वर्ष की सजा पूर्ण करते हैं। और 1919 ईस्वी में मित्रों इन्हें केसरी सिंह जी बारट को बताओ वापस क्या कर दिया जाता है? आजाद कर दिया जाता है। जेल से आजाद होने के बाद में ये कोई ज्यादा सक्रिय गतिविधियों में नजर आते नहीं है। 1929 में मित्रों ध्यान रखना, ये अहिंसावादी हो जाते हैं, यानी हिंसा का पूर्ण रूप से इन्होंने त्याग किया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि केसरी सिंह बारट पूर्ण रूप से अहिंसावादी कब हुए थे? 1929 में हो जाते हैं। और 1941 ईस्वी में केसरी सिंह बारट जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। एक साल अपन बीच में लिखना भूल गए थे, 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था फतेह सिंह। और फतेह सिंह जी जो है मित्रों, लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक दरबार बुलाया था। इंग्लैंड के राजकुमार जो है वो अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनके गद्दी पर बैठने की खुशी में राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं को बुला करके लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक पार्टी का आयोजन किया था। और उस पार्टी में शामिल होने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी भी मेवाड़ से गए थे। इस बात से केसरी सिंह बारट बड़े नाराज होते हैं और केसरी सिंह बारट मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को एक 13 सोरटे लिख करके भेजते हैं जिन्हें कहा जाता है चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सुपुर्द किया और मेवाड़ के महाराणा को चेताया कि फतेह सिंह जी, हम तो यहां पर भारत मां को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति करवाने के लिए खून बहा रहे हैं और आप इन्हीं अंग्रेजों के साथ बैठ करके पार्टियां करोगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर आप इस लॉर्ड कर्जन के दरबार में अगर आप शामिल होते हैं तो मेवाड़ में आने पर आपको मित्रों क्या कर दिया जाएगा? आपकी गद्दी का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। मेवाड़ के लोग ऐसी कार्य बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और मित्रों इनके 13 सोरटे जिन्हें अपन चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं, ये पढ़ करके फतेह सिंह दिल्ली गए हुए थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन की पार्टी में शामिल नहीं होकर के पुणे काम पर आ गए थे, मेवाड़ आ गए थे। और इतिहास में यह चेतावनीरा चुंगटिया बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। यह चेतावनीरा चुंगटिया इन्होंने कहां से भेजे थे? नसीराबाद स्टेशन से भेजे थे, ध्यान रखना। और फतेह सिंह को कहां पर मिले थे? दिल्ली स्टेशन पर मिले थे। इसके अलावा भी केसरी सिंह जी बारट की कई रचनाएं हैं, जैसे राज सिंह चरित है, दुर्गादास चरित है, प्रताप चरित है, ऐसी कई रचनाएं हैं। रूठी रानी इन्हीं की रचना है। ये कुछ रचनाएं याद रखनी है और ये 4-5 जानकारियां मैं जो आपको दे रहा हूं वो याद रखनी है। 1941 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, दोबारा से देख लो। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1873 ईस्वी को बताओ कहां पर होता है? शाहपुरा में होता है।
देवपुरा गांव में होता है मित्रों। केसरी सिंह बारट जो है ये 1902 से 1907 ईस्वी तक एथिनोग्राफ यानी मानव विज्ञान होती है एक एथिनोग्राफी, इस एथिनोग्राफी के पद पर कोटा में नौकरी करते थे। एथिनोग्राफी से इन्होंने संन्यास लिया। 1903 में फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया लिखा। उसके बाद में मित्रों 1907 ईस्वी में यहां से एथिनोग्राफी से संन्यास लेने के बाद में 1910 में वीर भारत सभा बनाई। 1912 में प्यारेलाल हत्याकांड में इनको दोषी हुआ। 1914 में सजा सुनाई गई, 20 वर्ष की सजा थी, लेकिन रास बिहारी बोस के संपर्क में होने के कारण 5 वर्ष बाद में इनको सजा से बहाल कर दिया गया। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल बिहार में पड़ता है। 1929 में ये पूर्णतः अहिंसावादी हो गए थे और 1941 में इनका देहांत हो गया था। ये 4-5 बातें अपने को ध्यान रखनी है मित्रों। जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? ये दोनों आपस में क्या लगते हैं रिश्ते में? चाचा और भतीजा। बताओ भाई आपस में रिश्ते में क्या लगते हैं? चाचा भतीजा लगते हैं, क्योंकि जोरावर सिंह का भाई है प्रताप सिंह, छोटा भाई है, और छोटा भाई है तो जोरावर अपने केसरी सिंह का छोटा भाई कौन है? जोरावर सिंह। और केसरी सिंह का पुत्र कौन है? प्रताप सिंह। तो बताओ आपस में ये दोनों क्या लगेंगे? चाचा भतीजा। और इतिहास में चाचा भतीजा की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। आपने कई बार इतिहास में देखा कि गोरा बादल, जवाहर जी, डूंगर जी, ऐसे कई जयमल कल्ला जी, ऐसे कई नाम आएंगे जो चाचा भतीजा थे। और चाचा भतीजा की जोड़ी सुपर हिट जोड़ी है, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी जैसी है। और काका भतीजा पर तो कई गीत भी बन चुके हैं कि क्यों भाई काका क्यों भाई भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसे कई गीत बन चुके हैं। तो चाचा भतीजा की जोड़ी बड़ी फेमस जोड़ी है मित्रों। ये दोनों के दोनों ये अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में थे। ये दोनों के दोनों बताओ किसके संपर्क में थे? अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में थे। और अर्जुन लाल सेठी जिन्हें क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी जिन्हें क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। इन्होंने कई सशस्त्र क्रांतियां करवाई थी। जितने भी बड़े बड़े नाम है, चाहे अपने काकोरी रेल घटना के, चाहे कोई भी हो, आशाफ उल्ला खां हो, राजेंद्र विदुड़ी हो, चाहे महंत प्यारेलाल अपने निजाम हत्याकांड के आरोपी हो, चाहे लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के आरोपी हो, इन सब के गुरु कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे मित्रों, ध्यान रखना। विजय सिंह जी पत्नी हो, गोपाल सिंह जी खरवा हो, सबके गुरु थे, यानी क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता सेठी जी को। और उन्हीं की शरण में रहते थे दोनों चाचा भतीजा अजमेर में। और मित्रों इन्हीं से प्रेरित होकर के 1912 ईस्वी में, बताओ 1912 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए लॉर्ड होर्डिंग बम कांड आपने सबने सुना होगा। चांदनी चौक में, बताओ कौन सी चौक में? चांदनी चौक का नाम तो आपने सुना होगा। 12 दिसंबर की घटना थी और पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर खड़े होकर के इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। बताओ किस पर बम फेंका था? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। और इसी लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के आरोप में दोनों पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि लॉर्ड होर्डिंग तो बच गया था, लेकिन लॉर्ड होर्डिंग पर 12 दिसंबर 1912 को इन दोनों चाचा भतीजा ने बम फेंका था। और इसी लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में मित्रों ये प्रताप सिंह बारट जो है, इन्हें जोधपुर के आसानाडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके इनको बताओ कौन सी जेल में कैद कर दिया गया था? बरेली जेल में कैद कर दिया गया था। और वहां पर कड़ी यातनाएं देने के कारण इनका क्या हो जाता है? बरेली जेल में ही देहांत हो जाता है। जबकि जोरावर सिंह बारट जो है इस बम कांड के बाद में अपना नाम बदल देते हैं और अपना नाम अमरदास बैरागी रख लेते हैं। बताओ अपना नाम क्या रख लेते हैं? अमरदास बैरागी रख लेते हैं। और अमरदास बैरागी रख करके अपना वेश बदल करके इधर उधर भ्रमण करते हैं। जीवन भर अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आते और अंत में निमोनिया की बीमारी के कारण इनका कोटा में क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इस कारण जीवन भर अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आने के कारण इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। मित्रों इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। बस इतनी सी बातें केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में याद रखनी है। अगर
ये बातें आपको याद है तो इस बारठ परिवार से जो परीक्षा में प्रश्न बनता है उसको आप आसानी से सॉल्व करे पाएंगे। बताओ, तीनों कहानियां आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दोबारा से देख लो, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ दोनों चाचा भतीजे थे। अर्जुन लाल सेठी इनके गुरु थे। सेठी जी के निर्देशन में ही इन्होंने 1912 ईस्वी में 12 दिसंबर के दिन पीएनबी बैंक के ऊपर से चांदनी चौक में लार्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था, जिसमें होर्डिंग बच गए थे। लेकिन इस बम कांड के आरोप में दोनों चाचा भतीजे पर मुकदमा चलाए गए। और भी इनके अमीर चंद्र वगैरह ऐसे कई इनके साथी थे जिनको फांसी दी गई थी, लेकिन ये दोनों जो है इनको फांसी नहीं दी गई थी। दोनों पर मुकदमा चलाया गया। प्रताप सिंह और अमर सिंह मित्रों अपने अंग्रेजों से बचते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रताप सिंह जी है ये इनका एक दोस्त था जो आशा नाडा, जोधपुर के पास में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां का स्टेशन मास्टर था। और स्टेशन मास्टर से ये मिलने के लिए गया था, वो उनका खास दोस्त था प्रताप सिंह जी का। लेकिन उस स्टेशन मास्टर ने मित्रता में दग्गेबाजी की और अंग्रेजों को सूचना दे दी कि प्रताप सिंह यहां पर है। और आशा नाडा रेलवे स्टेशन से अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मित्रों बरेली जेल में कैद किया गया, जहां पर इन्हें कड़ी यातनाएं दी गई। इनसे कहा गया कि आपके साथी कौन कौन है, उनका नाम बताओ, आपने योजना कहां से बनाई। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता। अंग्रेजों ने इन्हें कई लालच दिए। इन्हें कहा कि तुम्हारे पिता को आजाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो सारे वापस ले लेंगे, तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम्हें आजाद करेंगे तो तुम्हारे परिवार कितना खुश होगा, माता पिता कितने खुश होंगे। तब प्रताप सिंह जी ने एक लाइन कहा कि मैं मेरी एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। और लेकिन इन्होंने ऐसा कहते हुए अंग्रेजों को कहा कि मैं जो है कभी भी आपको किसी भी साथी का नाम नहीं बताने वाला हूं। उस समय एक सीआईडी थे जिनका नाम था, सीआईडी के निर्देशक थे जिनका नाम था क्लीवलैंड। इन क्लीवलैंड जी ने कहा कि मैंने जीवन में आज तक ऐसा कठोर व्यक्ति नहीं देखा। यह कथन क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा था? प्रताप सिंह जी बारठ के बारे में। और बरेली जेल में ही कड़ी यातनाएं देने के कारण इनका क्या हो जाता? देहांत। जोरावर सिंह तो जीवन भर इनके हाथ ही नहीं आए थे, इस कारण राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं और इनका परिवर्तित नाम क्या था? अमरदास से बैरागी। मित्रों, एक प्रतियोगी परीक्षा में मुझे याद आ रहा है प्रश्न ऐसा आया था कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका? प्रश्न ऐसा बनकर आया था। और उस प्रश्न के विकल्प में प्रताप सिंह बारठ भी थे और जोरावर सिंह बारठ भी थे, दोनों विकल्प में थे। अब बताओ क्या किया जाएगा? गुरुजी आपने तो दोनों का नाम एक साथ बताया था, हम क्या करें? तुक्का मार के आ जाएं क्या? नहीं, तुक्का नहीं मारना है। आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा लेना है उस समय कि प्रताप सिंह और जोरावर सिंह दोनों ऑप्शन में आ गए, अब क्या करें? गुरुजी ने तो दोनों को ही साथ बताए थे, बोला जोरावर सिंह और प्रताप सिंह दोनों ने मिलकर के बम फेंका था और अब यहां तो विकल्प ही दोनों आ गए, क्या करें? तो मित्रों बताओ, बम फेंकना एक रिस्की काम है और बड़ा जिम्मेदारी का काम है, बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा कठोर कार्य है। और कठोर कार्य हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति करता है। बताओ कौन सा व्यक्ति करता है? जिम्मेदार व्यक्ति करता है। यानी जो बड़ा व्यक्ति होता है, अपने घर में भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो बच्चे थोड़ी लेते हैं फैसला, अपने बड़े बुजुर्ग जो अपने दादा परदादा या अपने पिता जो भी घर में बड़ा होता है वो फैसले लेता है। तो यहां पर देखो, जोरावर और प्रताप में बड़ा कौन है? भाई प्रताप तो जोरावर का क्या है? भतीजा है। और जोरावर क्या है? चाचा है। तो यहां पर बम कौन फेंकेगा? चाचा फेंकेगा। यानी इसमें दोनों विकल्प होने पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जोरावर सिंह बारठ हो जाएगा। ये कुछ जो साधारण जानकारियां मैंने आपको लिखी है, आशा करता हूं कि ये आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में, एक के बारे में, एक के बारे में जो भी जानकारी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं केसरी सिंह बारठ के बारे में। नंबर 2 के जो अपने क्रांतिकारी है जिनका नाम क्या है? केसरी सिंह बारठ। और केसरी सिंह बारठ जो है, इनके बारे में अपने को क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 में हुआ था। भाई मैंने अभी 1873 बोल दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना। 21 नवंबर 1872 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान है मित्रों, ध्यान रखिएगा, देवपुरा गांव। जन्म स्थान देवपुरा गांव। देवपुरा गांव, देवपुरा गांव तो बताओ कहां पर पड़ता है? शाहपुरा
और शाहपुरा तो बताओ राजस्थान में कई शाहपुरा है, लेकिन ये शाहपुरा बताओ कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ये शाहपुरा बताओ कहां पर है? भीलवाड़ा में। और इसी देवपुरा गांव जो है, इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में बारठ परिवार के सम्मान में बताओ क्या कहा जाता है? बारठ जी का खेड़ा। बताओ वर्तमान में क्या कहा जाता है? बारठ जी का खेड़ा। बारठ जी का क्या कहा जाता है? खेड़ा। नेक्स्ट, केसरी सिंह बारठ का उपनाम क्या है? केसरी सिंह बारठ का उपनाम है राजस्थान केसरी। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है राजस्थान केसरी। बताओ राजस्थान केसरी किन्हें कहा जाता है? केसरी सिंह बारठ को कहा जाता है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है गुरुजी, ये हम ध्यान में रख लेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना क्या करना है? इसके अलावा इनकी पुस्तकें, इसके अलावा बताओ इनकी क्या याद रखनी है? पुस्तकें। पुस्तकों में ध्यान रखना, एक पुस्तक है इनकी रूठी रानी। बताओ पुस्तक कौन सी है? रूठी रानी। और रूठी रानी को आप अच्छे से जानते हैं, मालदेव राठौड़ की पत्नी, और मालदेव राठौड़ की पत्नी उम्मा दे थी, उसको रूठी रानी कहते हैं। रूठी रानी। इसके अलावा प्रताप चरित्र। बताओ कौन सा चरित्र? प्रताप चरित्र। इसके अलावा मित्रों दुर्गादास चरित्र। बताओ कौन सा चरित्र? दुर्गादास चरित्र। और दुर्गादास चरित्र के अलावा राज सिंह चरित्र। बताओ कौन सा चरित्र? राज सिंह चरित्र। ये प्रताप केसरी सिंह जी की पुस्तकें हैं। और इसके अलावा मित्रों ध्यान में रखना 13 सोरठे, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? चेतावनीरा चुंगटिया। बताओ क्या कहते हैं? चेतावनीरा चुंगटिया। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। और ये बताओ कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में। क्योंकि साहित्य के दो रूप होते हैं, एक होता है डिंगल तो दूसरा होता है पिंगल। एक होता है डिंगल तो बताओ दूसरा कौन सा होता है? पिंगल होता है। ये कुछ बातें अपने को थोड़ी सी किसके बारे में याद रखनी है? केसरी सिंह जी बारठ के बारे में क्या रखनी है? याद रखनी है। अब देखिएगा अगला बिंदु, यहां तक की सारी बातें तो ध्यान रख ली। अगला बिंदु क्या याद रखें गुरुजी? अगला याद रखना 1902 से 1907 ईस्वी तक कोटा में सुपर इंटेंडेंट एथिनोग्राफी, कोटा में सुपर इंटेंडेंट ऑफ एथिनोग्राफी सुपर इंटेंडेंट ऑफ एथिनोग्राफी के पद पर कार्यरत, यानी ये मानव विज्ञान से संबंधित एक शाखा होती है एथिनोग्राफी। आप अच्छी तरीके से समझते हैं। एथिनोग्राफी इनके पद पर यानी मानव विज्ञान से संबंधित ये जानकार थे। नेक्स्ट 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल होने दिल्ली गए फतेह सिंह को नसीराबाद स्टेशन से, नसीराबाद कहां पर पड़ता है? अजमेर में। नसीराबाद अजमेर से 13 सोरठे, जिन्हें अपन लिख लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 13 सोरठे भेजे, जिन्हें पढ़कर फतेह सिंह जी पुणे मेवाड़ लौट आए। फतेह सिंह जी पुणे बताओ कहां पर लौट आए? मेवाड़ लौट आए। ये बातें अपने को बताओ किन के बारे में याद रखनी है? केसरी सिंह बारठ के बारे में मित्रों याद में रखनी है। ठीक है, यहां तक की बातें तो हम याद रख लेंगे। और बताओ आप, इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना, इसके अलावा 1910 ईस्वी में गुप्त क्रांतिकारी संगठन
गुप्त क्रांतिकारी संगठन या 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की बताओ क्या की थी स्थापना। और ये वीर भारत सभा गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। बताओ कौन सा संगठन था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। मित्रों यहीं पर ध्यान रखना, एक संस्थान और थी और उस संस्थान का जो नाम है, उस संस्थान का नाम है मित्रों ध्यान रखना अभिनव भारती की स्थापना। यहीं पर याद रख लेना, अभिनव भारती की स्थापना केसरी सिंह बारट ने ही की थी। अभिनव भारती, ये भी एक संस्थान है क्रांतिकारी। अभिनव भारती की बताओ क्या की थी स्थापना। नेक्स्ट यहां पर नोट लगा करके लिखना है 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज, विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज, वीर भारत समाज की स्थापना की। वीर भारत समाज की स्थापना की। वीर भारत समाज की बताओ क्या की थी स्थापना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, वीर भारत सभा और वीर भारत समाज दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समाज में पथिक जी आ जाएंगे, सभा में कौन आ जाएंगे? केसरी सिंह जी आ जाएंगे। नेक्स्ट 1914 प्यारेलाल हत्याकांड, महंत प्यारेलाल हत्याकांड, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में, प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में दोषी। नेक्स्ट इनके सहयोगी कौन कौन थे इस हत्याकांड में? इस हत्याकांड में इनके सहयोगियों में ध्यान रखना मित्रों, एक तो था नारायण सिंह, एक तो बताओ कौन था? नारायण सिंह। एक था जोहरीमल जोहरी, एक था हीरालाल जोहरी। बताओ एक कौन था? हीरालाल जोहरी। एक था मित्रों ध्यान रखना जोहरीमल। बताओ कौन सा मल है? जोहरीमल। इसके अलावा जोरावर सिंह, ये भी इन्हीं के साथ थे, जोरावर सिंह, इंदुमल। ऐसे कई व्यक्ति थे जो इस महंत प्यारेलाल हत्याकांड में बताओ किसका सहयोग कर रहे थे? केसरी सिंह जी बारट का बताओ क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। 1912 में जो हत्याकांड हुआ है उसके आरोप में इन्हें 1914 ईस्वी में बताओ कितने वर्ष की कठोर कारावास दे दी जाती है? 20 वर्ष की। यहां पर लिख सकते हैं प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में, प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में, प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में 20 वर्ष की कठोर सजा हजारीबाग बिहार जेल में कैद। हजारीबाग, और ये हजारीबाग कहां पर पड़ता है? बिहार में। हजारीबाग बिहार जेल में बताओ इनको क्या किया जाता है? कैद। नेक्स्ट अगला बिंदु, बाल गंगाधर तिलक व रास बिहारी बोस, दो व्यक्तियों का विशिष्ट याद रखना है। एक तो किसका? बाल गंगाधर तिलक है, और दूसरा बताओ कौन सा? रास बिहारी बोस। एक थे अरविंद घोष, इनके कहने पर, बताओ इनके कहने पर। यहां पर ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष, अरविंद घोष वे बाल गंगाधर तिलक एवं तिलक जी के कहने पर केसरी सिंह जी जेल से रिहा। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट जेल से बताओ क्या कर दिए गए? जेल से रिहा। नेक्स्ट 1922 में
1922 में ये पुणे अपने से परिवार, बताओ ये कहां पर आ जाते हैं, कोटा आ जाते हैं। 1922 में उस रिहा होने के बाद में ध्यान रखना 1920 ईस्वी में 1919 में ये रिहा हुए थे, कहने पर जेल से रिहा कब हुए थे, 1919 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में अपने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या सीधा लिख सकते हैं 1920 में कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में राजपूताना एवं मध्य भारत का, राजपूताना रियासतें, राजपूताना की रियासतें एवं मध्य भारत, एवं मध्य भारत, मध्य भारत रियासतों का, रियासतों का नेतृत्व किया। बताओ रियासतों का क्या किया था, नेतृत्व। यानी जो 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधि इनके रूप में कौन गए थे, केसरी सिंह जी बारट गए थे। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। अगले कुछ बिंदु में और लिख देता हूं। 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में केसरी सिंह जी पुणे परिवार सहित कोटा आए। केसरी सिंह जी परिवार सहित कोटा पहुंचे। परिवार सहित कहां पर पहुंचे, कोटा पहुंचे। नेक्स्ट 1929 में, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में केसरी सिंह जी बारट पूर्णतः अहिंसावादी, पूर्णतः अहिंसा का व्रत, अहिंसावादी बने। पूछ ले कि इन्होंने अहिंसा का व्रत कब धारण किया। इन्होंने कहा कि अब मैं कभी हिंसा में शामिल नहीं होऊंगा 1929 में। और 14 अगस्त 1941 को, 14 अगस्त 1941 ईस्वी को केसरी सिंह बारट का निधन। बताओ किसका निधन है, केसरी सिंह बारट का। बताओ क्या हो जाता है, केसरी सिंह बारट का निधन हो जाता है। केसरी सिंह जी बारट के कथन, इन्होंने कौन कौन से कथन किए थे वो भी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने कथन कहा था, मेरा एक और सपुत्र, मेरा एक और सपुत्र, सपुत्र भारत मां की आजादी हेतु, भारत मां की आजादी हेतु शहीद। हालांकि कथन लंबा चौड़ा है, लेकिन ये कहा था इन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत पर। बताओ किसकी शहादत पर है, इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह की शहादत पर। क्योंकि प्रताप सिंह के बारे में अभी अपन लिखेंगे, इनको बरेली जेल में कड़ी यातनाएं दी गई थी, उस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी शहादत पर इन्होंने कहा था कि मेरा एक और सपुत्र भारत मां की आजादी हेतु शहीद। ये कथन किसका है, केसरी सिंह जी बारट का। एक कथन और है, एक कथन और है, आजादी छीननी पड़ती है, आजादी छीननी पड़ती है, आजादी छीननी पड़ती है। ये भी बताओ। हालांकि लंबा चौड़ा कथन है, लेकिन शॉर्ट में आपको ये बातें याद रख लेने ताकि याद रह जाए। आजादी मिलती नहीं है, आजादी छीननी पड़ती है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष हमारा काम है, संघर्ष के पथ पर हम अग्रसर होंगे। ये पूरा कथन था इनका। लेकिन ध्यान रखना, आजादी छीननी पड़ती है कथन किसका है, आप इससे पूरी लाइन समझ जाओगे। क्योंकि हर बात लिखकर बताई नहीं जाती, कुछ बात इशारों में समझाई जाती। तो ये कथन भी केसरी सिंह बारट का, ये कथन भी केसरी सिंह जी बारट का है
कि तेरा नाम प्रताप है तो इस प्रताप नाम को चरितार्थ करके दिखा। ये भी प्रताप सिंह बारठ को केसरी सिंह बारठ ने कहा था। ऐसे कई कथन है। तो ये थे अपने मित्रों केसरी सिंह बारठ, और आशा करता हूं कि केसरी सिंह बारठ आप सबको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और समझ में भी आए होंगे। तीनों मैंने केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ आपको समझाए हैं। केसरी सिंह जी को दोबारा सुन लो। केसरी सिंह जी का जन्म 1872 देवपुरा गांव में, इनके सम्मान में इस गांव का नाम बदल करके बारठ जी का खेड़ा कर दिया है। इन्हें राजस्थान केसरी कहते हैं। बारठ जी ने 1902 से 7 तक एथिनोग्राफी के पद पर कार्य किया था। 1903 में चेतावनी चुंगटिया लिखा, जो सोरठे थे, 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिखे गए थे। अन्य रचनाओं में प्रताप चरित, राज सिंह चरित, दुर्गादास चरित, इन रचनाओं की रचना की, और रूठी रानी की रचना भी इन्होंने ही की थी। 1910 ईस्वी में इन्होंने मित्रों वीर भारत सभा की स्थापना की थी, अभिनव भारती की स्थापना की थी। 1912 में पथिक जी ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। 1912 में ही प्यारेलाल हत्याकांड हो जाता है, जिसके आरोप में 1914 में इन्हें जेल में कैद किया जाता है। काम पर हजारीबाग बिहार में कैद किया जाता। 20 वर्ष की सजा होती है, लेकिन अपने घोष जी एवं तिलक जी के संपर्क में होने के बाद 1919 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1920 में ये कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं, राजपूताना और मध्य भारत की सभा का नेतृत्व करते हैं। 1922 में ये परिवार सहित कोटा आ जाते हैं। 1929 में ये पूर्ण रूप से अहिंसावादी हो जाते हैं। 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ बातें अपने को याद रखनी है केसरी सिंह बारठ के बारे में। आशा करता हूं कि यहां तक जो भी पढ़ाया आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा मित्रों। बाकी जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ मैंने आपको लिखवा दिए हैं, उनके बारे में अपन बता दिया है, उनके बारे में अपन लिखेंगे और वापस समझेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम, सादर वंदे।